हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैप्टन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव आपको प्रकाश प्रवर्तन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने कोचिंग से परिचित करा दूं। यह टॉप 10 स्टडी सेंटर है जिसका संचालक मैं खुद ब्रजेश यादव। और यहाँ पर देखिए, इस कोचिंग संस्थान से 2025 में सबसे हाईएस्ट नंबर 470 नंबर विकास कुमार प्राप्त किया था, जो नौलपुर में सबसे हाईएस्ट नंबर था, नौलपुर हाई स्कूल से। और यहां से देखिए तो यहां पर से जो कोचिंग संस्थान से जो बच्चे नंबर प्राप्त किए हैं उनका थोड़ा सा बता दें हम कि विकास कुमार 470 नंबर, और ये हिमांशु कुमार 452 नंबर, निशा कुमारी 449 नंबर, और वासुदेव 431 नंबर, कृपा कुमारी 425 नंबर, साजन कुमार 408 नंबर, और स्नेहा कुमारी 401 नंबर, और साहेब कुमार 400 नंबर प्राप्त किया है। ये बीता कुछ जो बच्चे हैं जो कुछ नंबर लाने से चूक गए, नहीं तो इनका भी 400 नंबर आता। देखिए, एक कोचिंग संस्थान का सबसे उचित चीज ये है, यहाँ पर बच्चे पूरे तत्परता के साथ गहन अध्ययन के साथ पढ़ना चाहते हैं, और मैं भी उन्हें ऐसा ही ज्ञान देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर एज बच्चा है जो 470 नंबर लाया है, इस लड़का का मैथ में पूरा 100 में 100 था, और इसका 97 नंबर था। ये 95 नंबर लाई थी, और इसका साइंस में जो था वह 97 नंबर था, 95 नंबर था इसका मैथ में। देखिए, यहाँ पर और कुछ मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर बच्चे जो काफी ढंग से पढ़ते हैं और उनका मेहनत जो होता है वह काफी बेहतरीन होता है। यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए मैं कुछ टेस्ट सीरीज लाया हूं जो आप लोगों के बीच लाना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज करते हैं जो हमारे टॉप 10 स्टडी सेंटर के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर टॉप 10 स्टडी सेंटर का ही शॉर्ट फॉर्म TTSC है। यहाँ पर देखिए, आप लोग यहां शुरुआत करते हैं। प्रकाश कौन सा तरंग है? सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन से कि प्रकाश कौन सा तरंग है। तो हम इसका उत्तर दे दें, लेकिन इससे पहले आप लोग खुद उत्तर दीजिए कि क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, यहां पर प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश यहां पर तरंग दिया है कि अनुदैर्ध्य तरंग दिया हुआ है, फिर यहां पर क्या दिया है, अनुप्रस्थ तरंग दिया हुआ है, फिर दिया है रेडियो तरंग, और इनमें से कोई नहीं। आपके सामने कौन सा उत्तर होगा, लेकिन बता दें हम, यहां पर जो उत्तर होगा वह हमारा उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग। क्यों होगा? देखिए, प्रकाश के बारे में थोड़ा समझा दें। प्रकाश जो होता है ना, वह एक तरह से कण भी होता है और तरंग भी होता है। याद रखिएगा, इसमें प्रकाश जो होता है वह द्वैत गुण का होता है। क्या होता है? द्वैत गुण। द्वैत गुण होती है जो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह। कण की तरह जो काम करेगा इसको बोलते हैं फोटॉन कण। फोटॉन कण जो आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। आइंस्टीन द्वारा इसका खोज किया गया था फोटॉन कण का, और इसी के आधार पर तो हमारा आज जो सोलर सिस्टम जो है काम कर रही है। और इन्हीं के लिए 1913 ईस्वी में ये फोटॉन का कण जो खोज किया गया था, फोटॉन कण का जो खोज किया गया था, इसका खोज 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और 1913 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये फोटॉन कण का खोज किए थे। क्योंकि 1905 में ही इन्होंने आविष्कार किया था कि E बराबर जो होता है mc स्क्वायर होता है, यानी E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पर C जो है प्रकाश की चाल है। आपको इतना गहराई जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि प्रकाश जो है वह क्या है? कण है और तरंग भी है। तो फिर तरंग में है सर, तो तरंग में क्या क्या हो सकता है? तो तरंग में दो होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रहेगा। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, यहां पर सवाल है, तो कौन सी बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग है। याद रहेगा। ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। याद रहेगा। अब देखिए, प्रकाश का जो चाल है वह 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, हवा के लिए या निर्वात के लिए। और इसी को अगर किलोमीटर पूछता है तो हम बोलेंगे 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में यह जो होता है वह 3 लाख किलोमीटर गति कर लेता है प्रकाश, एक सेकेंड में। बहुत तेज ज्यादा इसका मतलब नहीं होता है, चाल होता है। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, तो प्रकाश से संबंधित थोड़ा सा और बात है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए व्यक्ति का परछाई जो होता है बन पाता है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं
और यहाँ पर परछाई जो बनता होगा, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट है तो प्रकाश परछाई तो बनेगा नहीं। लेकिन जैसे ही लाइट आप बांटते हैं तो क्या होता है, ये हाथ जो प्रकाश होती है सीधी कम जाती है और इसका परछाई पीछे की ओर बन पाता है। आया समझ में? आइए देखते हैं। और प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले कौन किए थे, तो बोलेंगे रिटर। कौन किए थे? रिटर नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम इसकी गणना की थे। याद रहेगा आपको? चलिए अब आगे बताते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखिए, बड़ा धीरे काम कर रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं। चलिए अब आप देखते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? यहां पर देखिए फिर दिया हुआ है टीटीएससी टॉप 10 स्टडी सेंटर। यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग कि समतल दर्पण जो होता है उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, खड़े व्यक्ति की ऊंचाई है। अच्छा, समतल दर्पण एक दर्पण है, याद रहेगा, और उसके सामने एगो व्यक्ति है, याद रहेगा, एक व्यक्ति है, और ये हमारा समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण, ये व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर। याद रखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए कि जितना व्यक्ति का ऊंचाई दिया होगा ना उससे हाफ कर दीजिए। हाफ कर दीजिएगा तो कितना होगा? 170 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 और 5 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो समतल दर्पण की ऊंचाई जो होगी वह कितना हो जाएगी? 85 सेंटीमीटर। एक बात समझिए, कोई भी वस्तु जो हो और समतल दर्पण के सामने जो रखा जाता है और कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई, मतलब उसको पूरा फिगर देखना हो, अपने आप को पूरा देखना हो, तो उसका ऊंचाई जो होता है उस दर्पण का उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होती है। याद रहेगा? थोड़ा सा और आपको बता दें, इस समतल दर्पण के बारे में हम थोड़ा समझा दें। इस समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह समतल होती है। इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा, आभासी सीधा बनता है। फिर इसके बाद बता दें कि समतल दर्पण जो होता है वह उसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन का मतलब होता है कि दायां भाग बायां भाग दिखाई देना और बायां भाग दायां दिखाई देना, इसे बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। याद रहेगा, समतल दर्पण जो होता है इसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। आकार जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हुआ? इसका उपयोग जो होता है पेरिस्कोप में किया जाता है, चेहरा देखने में किया जाता है। सुंदर है, खराब है? मेन बात है कि इसमें जो चेहरा इसलिए देखा जाता है क्योंकि चेहरा इसमें समान दिखाई देता है, जिस तरह से हमारा फेस है सेम उसी तरह से उसमें भी दिखाई देगा। नहीं तो आप समतल अवतल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में देखिए, उसमें या तो चेहरा बड़ा दिखाई देगा या तो छोटा दिखाई देगा। इसलिए हम लोग ज्यादा बेहतरीन करते हैं कि समतल दर्पण में ही अपना चेहरा को देखें। क्लियर हुआ? तो आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। यहां पर देखेंगे, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाती है? कितने कोण से घूम जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 थीटा। परावर्तित किरण कितने घूम जाएगी? 2 थीटा पर, क्योंकि थीटा और प्लस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। आपतन कोण के लिए और परावर्तन कोण के लिए दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपसे, समझ लीजिए। जब कोण से संबंधित बात पूछा है तो इसमें जितना भी बेसिक कंसेप्ट है हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा समतल दर्पण हुआ और ये हमारा आपतित किरण हुआ, ये हमारा परावर्तित किरण हुआ और ये हमारा अभिलंब हुआ। एक किरण जो आ रही है आपतित किरण है, ये जा रही है परावर्तित किरण है, और इस पर जो लंबवत है वह क्या है? अभिलंब है। और यहां पर जो कोण बन रही है इसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। और यहां पर जो कोण है उसे आर से सूचित करते हैं। यह परावर्तन कोण है, यह परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है। और इन दोनों के बीच में देखिए क्या है? अभिलंब है। क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम होता है। फर्स्ट नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं।
दूसरा नियम क्या हो कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए यदि आपतन कोण का मान 0 हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 ही होगा। समझ रहे बात को। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है कि यदि कोई किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, समझ रहे बात को। यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा या परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये हमारा अभिलंब है, देखिए क्या हो जाएगा, समझाई देते हैं। यहां पर हमारा m है, n है, ये हमारा अभिलंब है और सेम इसी पर तो हमारा किरण आ रही है। आ रहा है समझ में। किरण जो है वह कौन सी है, अभिलंब पड़ रही है, मतलब लंबवत पड़ रही है, तो अभिलंब से होकर ही ना आएगी। तो जब अभिलंब से होकर आएगी तो परावर्तन कोण का परिभाषा, आपतन कोण का परिभाषा क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। आ रहा समझ में। तो आपतन बोले, आप परावर्तन बोल रहे हैं, आपतन कोण कहलाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो आई होगा वह क्या होगा, 90, वो तो खुद 90 पे है और ये भी 90 पे आ रही है, तो दोनों का बीच का अगर कोण निकाला जाता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण भी 0 होता है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किरण क्या होती है, समकोण आती है तब। आया समझ में, आया समझ ना। अब देखिए, इसे और भी कई न्यूमेरिकल पूछता है जो कंपटीशन लेवल का होता है, वो हटा देते हैं। देखिए यहां पर भी क्या होगा, एक और चीज समझा देते हैं। जैसे होता है ना कि दो समतल दर्पण होता है और एक दूसरे के सामने जो रखा गया हो, जैसे इसके सामने अगर मान लो इसमें झगड़ू लाल को यहाँ पर खड़िया दिया जाए और अपना प्रतिबिंब बनाता है, इसका प्रतिबिंब सेम बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना जी। और यहां पर जब बनेगा तो फिर इसका प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा। तो ऐसे प्रक्रिया क्या होता है, दोनों समानांतर रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है, समानांतर, यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखा जाए और बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा दोनों के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे अनंत बनेगा। क्या बनेगा, अनंत। याद रहेगा आपको, अनंत बनता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब की संख्या निकाली जाती है ना तो 360 डिग्री अब बाटा थीटा होता है, समझ। तो भागा दीजिए यहाँ पर 360 डिग्री, यानी जब एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ अनंत। तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत बनेगा। याद रहेगा आपको। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यदि वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र C और फोकस F के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब होगा। देखिए ध्यान से, इसका भी बेसिक समझा दें, उसके बाद हम बताते हैं इसका भी उत्तर। देखिए क्या होगा, जैसे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ऐसे होगा। अगर पूरा आपको जानना है ना बेसिक सब चीज, तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीका से बनाना आए, बेहतरीन तरीका से समझना आ जाए। देखिए क्या है कि अवतल दर्पण है और इसका केंद्र क्या है, C है, फोकस क्या है, F है। याद रहेगा। और तो प्रतिबिंब रखी जाती है, वस्तु को रखी गई है और वैसे चीज पूछ रहा है कि प्रतिबिंब होगा, कैसे प्रतिबिंब होगा। याद रखिए कि जो F है ना, F से अगर वस्तु को इधर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब जो होगा F से इधर, समझ लीजिए, F या F से इधर जब रखेंगे हमेशा वस्तु को, प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा होगा वास्तविक उल्टा। क्या होगा बाबू, वास्तविक और उल्टा। यानी किसी अवतल दर्पण में फोकस या फोकस से परे किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रहेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जस्ट ऐसे यहां पर किसी वस्तु को रख दें, हम यहां पर रख दें, यहां पर रख दें, यहां पर रख दें या कहीं भी इधर रख दें, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन इनको हटाने के पश्चात अगर वस्तु को हम लोग यहां पर रखते हैं, यहां पर, यानी ये हुआ हमारा फोकस और वक्रता, फोकस हुआ और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो वैसे स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह पीछे बनता है। क्या बनता है, पीछे, आभासी बनता है। याद रहेगा, सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है C और F,
तो सी और एफ के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी यहां पर रखते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, सुन लीजिए, वैसे स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह यहां पर बनेगा, याद रहेगा, यहां पर बनेगा। लेकिन एक बात बता दें और आपको समझा दें बेसिक चीज, इतना बात तो आप समझ रहे हैं, यहां पर अगर सी से परे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और सी और ओ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर हुआ? फिर देखिए यहां से थोड़ा सा बड़ा और छोटा का बात कंसेप्ट समझा दें हम कि कब बड़ा बनेगा, कब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एक बात समझिए, ये सी है, क्या है, सी, सी हमारा मेन पहरी का काम करेगा। अगर सी से इधर रखते हैं, सी से इधर, कभी भी वस्तु को इधर रख दे, अनंत पर रख दे या सी से परे रख दे, दूर रखें, तो वैसे स्थिति में जो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। लेकिन जैसे सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर बनता है। याद हुआ क्या बोले हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पर या उसे सी से परे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वास्तविक उल्टा होता है, लेकिन आकार में जो होता है छोटा होता है। और जैसे यहां पर सी पर लाते हैं उसका आकार जो होता है वस्तु के बराबर बनने लगता है। लेकिन जैसे सी से इधर रखते हैं, इधर, जैसे सी से कोई भी वस्तु इधर रख दें, चाहे इधर रख दें चाहे यहां पर रख दें, हमेशा आकार में क्या होगा, बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ? सी पर बराबर, सी से बाएं, सी से बाएं छोटा, सी से दाहिने हमेशा बड़ा। याद रहेगा? तो एक बात बताइए, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इसका मतलब वस्तु तो यहां पर रखा हुआ है ना, इसका मतलब होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए किस स्थिति में क्या दिया हुआ है। इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। किस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तो जब वस्तु क्या किया जाए, फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर देख लीजिए, अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर ला दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनता है यहां पर बनने लगता है, नीचे की ओर बनता है, यहां पर बनता है। जैसे यहां पर ला दिए तो प्रतिबिंब यहां पर ही बनेगा। जैसे हम लोग वस्तु को यहां पर ला दिए तो प्रतिबिंब का बनेगा, यहां पर बनेगा। जैसे हम फोकस पर ला दिए तो इसका प्रतिबिंब का बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर हुआ? यानी किसी वस्तु को फोकस अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब का बनता है, फोकस बनता है, और किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, ये तो सब बता ही दिए थे ना। क्लियर हुआ? एक मिनट बाबू, करेक्ट नहीं ना करना था जी, ये कहां से गौड़ी आ गया। चलिए एक बार और आ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया था, ये ना था हमारा, तब देखिए क्या होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या बोलेंगे, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। ये हो गया था, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, यदि किसी दर्पण का आवर्धन क्या हो, 0.5 हो, यानी m का मान जो होता है वह कितना दिया हुआ है, 0.5, लेकिन प्लस में दिया हुआ है। मेरे दोस्त यहां पर समझने का बात है कि m का मान प्लस में होता है, यानी m आवर्धन का मतलब थोड़ा सा समझा दें आपको, ताकि आप ऐसे संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट आए, जितना भी क्वेश्चन आए आराम से बना सके। देखिए आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, और ई बेचारा जो होता है, ई क्या होता है, h डैश बाई h माइनस v बाई यू होता है, क्योंकि दर्पण के लिए है इसलिए लिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ए भी मीटर में होगा, ए भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कट जाता है, इसलिए क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। तो कोई ऐसे पूछे कि मात्रक, आवर्धन का या सही मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे मात्रक विहीन होता है। यार इसका मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात होता है, और इसलिए जो समान राशियों का अनुपात होता है वो क्या होता है, आपस में कट जाता है, इसका मात्रक होगा ही नहीं।